से बंद करें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रतिज्ञा करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अभेद्य है, पवित्र है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें। इसकी गर्माहट को अपने चेहरे और आंखों के ऊपर महसूस करें। हरिओम। प्रणाम सभी को। प्रणाम। बहुत अच्छा प्रेयर कराया आपने, थैंक यू। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए चलिए कल थोड़ा सा कल के बारे में डिस्कस करते हैं, कल कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए तो आप में से कोई मुझे बताएंगे कि योग की उत्पत्ति, उद्भव कहाँ से माना जाता है, कहाँ से हुआ है। मैम ऋग्वेद से हुआ है। योग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, कोई भी बताए। मैम जो मैं समझी हूँ वही बता दो। हाँ बताइए, अपने अपने विचार बताने हैं, बताइए। योग का लक्षण मन के निरंतर चलने वाली सोच की प्रक्रिया को रोकने और उसे स्थिर करने, वही एक्चुअली योग है। मतलब इतना हिंदी का टर्म मुझे नहीं पता है मैम। एक्चुअली मैं उड़िया में ठीक से हाँ बोल नहीं, सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप जैसे एक्सप्लेन कर सके आप ऐसे बताइए, मुझे अपनी लैंग्वेज में बताइए, कोई बात नहीं, आप बताइए। योग का मतलब है जुड़ना, हाँ एकाकार होना। और योग का जो महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध होता है। मन को कंट्रोल करना ही योगी है। हाँ, अपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है ना, अपनी भावनाओं पर, अपने ज्ञानेंद्रिय इमोशंस कर्मेंद्रिय। पर। हाँ यस। चलिए, और कोई एनी अदर। कोई डेफिनेशन सी बता दीजिए, कोई भी एक डेफिनेशन बता दीजिए। जैसे अभी मैम ने बताई है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, कोई मुझे महर्षि व्यास जी के अकॉर्डिंग बताइए, कोई भी जो भी हो।
गीता में क्या लिखा है योग के बारे में? आप जी मैम नमस्ते। बस, हाँ जी नमस्ते। हाँ, योग महर्षि पतंजलि के अनुसार योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो हमारे मन में चित्त में हमेशा विचार चलते रहते हैं, उसका निरुद्ध हो जाना या रुक जाना या शुभ विचार आना, ईश्वर की विचार आना, आनंद की अनुभूति करना, ये सब हमारे योग में आते हैं। और योग जो है युज संयमने, योग माने जीवन में संयम आ जाए। और हाँ गीता के अनुसार कुशल कर्म योग कर्मसु कौशलम, यानी कुशलता पूर्वक कर्म करना या कुशल कर्म योग। और ये युज समाधो, यानी समाधि की अनुभूति करना या समाधि की आनंद लेना, वो भी योग में आएगा। और शरीर मन और आत्मा, ये सब का जो है सामंजस्य बिठा के चलना, परम आनंद को प्राप्त करना। और योग योग हमारे जीवन में घटित हो, हम शारीरिक मानसिक वैचारिक रूप से स्वस्थ हों, हमारे जीवन में बुराई ना आए। जैसे हम प्रतिज्ञा भी करते हैं कि यम नियम का पालन करेंगे, सत्य अहिंसा, ये हमारे, तो उसको करते करते हम अंत में समाधि, यानी जो पुरुष की लक्ष्य है, पुरुषार्थ जिसको बोला जाता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इस मोक्ष सुख को पाने के लिए हमें ये फॉलो करते हुए अंतिम में हमारा आत्म को परम तत्व में या परम आनंद को प्राप्त कर पाए, यही जो है मुख्य लक्ष्य है। जी मैं जी, कोई और बताएंगे? कुछ भी बताएं, आपके सामने आपके नोट्स है, आप उसमें से देखकर बताएं, आपको जो भी समझ में आ रहा है। यहाँ ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, सब लोग बताएं, कुछ भी बताएं, कुछ वर्ड्स बताएं, जो भी आपके अपने अपने विचार दे, अपने विचार से बताएं। क्या अच्छा एम बताए कोई, मुझे उद्देश्य बताएगा, योग के क्या उद्देश्य होंगे? कोई महत्व बताए, क्या महत्व है हमारे जीवन में योग का? आपके सामने लिखा है, आप मुझे लिखा हुआ भी बता सकते हैं, मतलब जो राइट डाउन है आप उसको रीड करके भी बताइए, है ना? आपको क्लियर ही होगा ये सब। आप सब बड़े हो रखे हैं, कोई शर्माना कोई झिझक किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, हम सब एक जैसे ही हैं, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है आपका। प्लीज आप बोलिए, है ना? जी मैम। हाँ योग का महत्व। हाँ बताइए, गुड। सब एक्टिव मान रहे क्लास में ना। हाँ चलिए बोलिए। क्लेशों की निवृत्ति करना, दिव्यता की प्राप्ति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये सब योग के उद्देश्य हैं, जिससे हम अपना व्यवहार अच्छा करते हैं, अपना चरित्र अच्छा करते हैं। गुड, चलिए आगे चलते हैं। हमने फिर कल योग के सिद्धांत पढ़े थे, योग सूत्र। आप बताएंगे योग सूत्र क्या है? कोई भी बताए योग सूत्र क्या है, क्या समझते हैं आप योग सूत्र से? है ना, हम बार बार पढ़ते हैं योग सूत्र में ये लिखा है, ये है, आपके अकॉर्डिंग योग सूत्र क्या है? मैम योग सूत्र एक ग्रंथ है जो हाँ महर्षि पतंजलि के द्वारा वो रचना की गई है। हाँ, और उसमें इसमें योग अष्टांग को, योग हाँ है। यस मैम। योग को एक्सप्लेन किया है, योग की महत्ता को, उसके उद्देश्य को समझाया गया है, प्रूफ व्यवस्थित रूप से किया गया समझाया, है वैज्ञानिक व्यवस्थित के। रूप हाँ से बताइए, आप बताइए। व्यवस्थित रूप से समझाया गया है ना योग के बारे में, हाँ योग सूत्र में। चलिए, है ना। अब है हमारा अष्टांग योग, है ना? आप क्या समझते हैं अष्टांग योग से? अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग में जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया अष्टांग योग है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग है, 8 लिम्स।
और यम जो है ये सामाजिक है, नियम व्यक्तिगत शुद्धि को मतलब समझाता है। यम का भी 5 अंग है और नियम का भी। यम का अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम का शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हाँ, चलिए गुड। जो भी किसी को पता है सब बताएं, है ना, सबको बोलना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा हुआ था फिर योग के प्रकार, है ना। योग के भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को 6 प्रकार से बतलाया है। आप मुझे 6 के नाम बताइए उनके, भले ही आप देख के बताएं, आपकी स्क्रीन पर शो है, आपके पास नोट्स हैं, जो भी हैं आप मुझे बताएंगे और फिर बताएंगे कल तक हमारा कहाँ कंप्लीट हुआ था। योग का 6 प्रकार है। राजयोग, हठयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, तंत्र योग। हाँ, चलिए कल का मैं क्योंकि थोड़ा सा आपको ना नोट डाउन कराऊंगी, आप नोट डाउन करिएगा, मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आप लिखिए अपने ना। मैं आपको एक छोटा सा रिलेशनशिप बता रही हूँ हठ योग और राजयोग की। हठ योग मतलब होता है ना, यानी कि सूर्य और चंद्र का दोनों के संतुलन का नाम है हठ योग, है ना। यानी कि हठ योग का उद्देश्य क्या होता है, शरीर, प्राण, मन को साधन योग्य बनाना, है ना। अपने शरीर को, प्राण, अपनी मन को साधना के योग्य बनाना, ठीक है। हठ योग राजयोग से कैसे संबंधित है ना। क्यों जरूरी है हठ योग, क्या है हठ योग, एक थोड़ा सा लिख लीजिए, आप ऊपर नोट डाउन करेंगे हठ योग और सामने लिखेंगे राजयोग। आपको फिर थोड़ा सा मैं छोटा सा लिखाऊंगी, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ, आप लिखेंगे, आप हेडिंग डालिए हठ योग, फिर डिवाइड कर दिए उसको और नेक्स्ट लिखिए राजयोग। है ना। हठ योग में क्या करते हैं हम लोग, शरीर और प्राण की शुद्धि, जो हमारा मुख्य ध्यान होता है, मुख्य फोकस होता है ना, वो क्या होता है हमारा। हठ योग में लिखिए शरीर और प्राण की शुद्धि, राजयोग में लिखिए मन और आत्मा की एकता। है ना, आप ठीक है। फर्स्ट मैंने पॉइंट आपको बताया है, मेन मुख्य जो ध्यान होगा वो कहाँ, क्या है हठ योग में, शरीर और प्राण की शुद्धि, राजयोग यानी कि मन और आत्मा की एकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य, दोनों का एम क्या है। हठ योग का लक्ष्य है शरीर को ध्यान योग्य बनाना, शरीर को ध्यान योग्य बनाना यानी कि तैयार करना शरीर को ध्यान योग्य बनाने के लिए। और राजयोग में क्या होता है, समाधि यानी कि आत्म साक्षात्कार, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे साधन, कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है, जैसे हठ योग में हमें आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाएं आती है ना। हठ योग में क्या आते हैं हमारे, आसन, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाएं। और राजयोग में हमारा अष्टांग योग आता है, अष्टांग योग जिसमें 8 चरण बताए गए हैं, अभी मैम ने बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट परिणाम। क्या रिजल्ट मिलता है हमें? हठ योग से क्या होता है? हमारा जो मन है स्थिर, यानी कि हमें स्थिरता मिलती है और हमारी ऊर्जा बैलेंस होती है, ऊर्जा संतुलन में आती है। और राजयोग में क्या होता है? हमारा मन शांत होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अर्थात हठ योग शरीर की तैयारी है और राजयोग आत्मा की उड़ान है। एक तरह से आप मोटे शब्दों में कह सकते हैं, हठ योग को राजयोग की सीढ़ी कहा गया है। यानी कि राजयोग पर पहुंचने के लिए आपको हठ योग से पार पाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप हठ योग से परिपूर्ण हो जाएंगे तो आप राजयोग के स्टेप पे आएंगे, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे दीपक को जलाने के लिए, है ना, दीपक को जलाने के लिए बाती और घी की आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार हठ योग राजयोग की नींव है। चलिए अब हम अपने कर्म योग की तरफ चलते हैं। एक मिनट चला, है ना। चलिए चलिए थोड़ा सा भक्ति को भी देख लेते हैं ना, भक्ति योग। चलिए आप मुझे बताइए, भक्ति योग में क्या क्या बताया गया है? कौन कौन सी भक्ति बताई गई है ना। भक्ति बताएंगे मुझे, कितनी कौन कौन सी भक्ति बताई गई है, उनके नाम भी बताएं और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आप उस भक्ति से क्या समझते हैं। आप बताएंगी प्रतिमा जी? जी मैं कीर्तन भक्ति, श्रवण भक्ति, बात सेवन, अर्चन भक्ति, बंधन भक्ति, दास्य भक्ति, सांख्य भाव, आत्मनिवेदन भक्ति। हाँ चलिए आप बताएंगे मुझे श्रवण भक्ति क्या है? भक्त प्रहलाद की भक्ति जिसे स्मरण भक्ति है। नहीं, मैंने स्मरण नहीं, श्रवण पूछा है, श्रवण। श्रवण, हाँ जी मैम। हम्म, श्रद्धा,
श्रद्धा से जो बड़े भक्ति होता है, जैसे कि उत्कट प्रेम श्रद्धा बढ़ी वही स्मरण भक्ति कहलाती है। थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा सा। मुझे बुखार है ना, मैं अच्छी तरह से कोई बात बोल नहीं नहीं, पा रही हूँ। आपने जो आप सामने मुझे पढ़ के भी बता सकते हैं, फिर मैं आपको हाँ एक्सप्लेन कर दूंगी। जी मैम। एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से ना। हाँ, श्रवण का अर्थ है सुनना, अर्थात भगवान के दिव्य गुणों का लीला एवं यश के विषय में शांत चित्त होकर श्रद्धा विश्वास द्वारा भक्तिपूर्वक सुनाना ही भक्ति है। जिसके श्रवण से भगवान के प्रति उत्कट प्रेम श्रद्धा बढ़े वही श्रवण भक्ति कहलाती है। हाँ, श्रवण भक्ति मतलब जैसे हम लोग बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं जो प्रवचन देते हैं या फिर जो कथा सुनाते हैं ना परमात्मा की, जैसे जो भागवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, तो ये हम जो सुनते हैं तो वो भी क्या है, एक तरह से हम भक्ति ही कर रहे हैं, उसको सुनना है ना। चलिए नेक्स्ट है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति से क्या तात्पर्य है? मैम गाकर सुनाना, जैसे भजन कीर्तन आरती वगैरह। हाँ हाँ, जैसे भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, ये सब हमारा कीर्तन में आ जाता है। कीर्तन करना परमात्मा का, और स्मरण करना, यानी कि स्मरण से आप क्या समझते हैं? जप करना, है ना। स्मरण का मतलब हुआ दो, स्मरण यानी कि याद करना, हर क्षण याद करना, जप करना, है ना। नेक्स्ट है पाद सेवन, यानी कि उनके पाद का की पूजा करना, सेवा करना, चरण पादुका की ही सेवा करना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर की चरण पादुका मिल गई या फिर उनकी सेवा में लग गए तो उन्हीं उसको क्या कहेंगे हम? चरण पाद सेवन कहेंगे, पाद सेवन भक्ति कहेंगे, यानी कि चरणों की पूजा करना, चरणों की वंदना करना, उनके चरण पादुका की पूजा करना, अर्चना करना, है ना। ये सब आता है पाद सेवन भक्ति में। अर्चन भक्ति, यानी कि आप बताएंगे सरोसी, अर्चन भक्ति से आप क्या समझते हैं? जी मैम, अर्चन भक्ति का तात्पर्य भगवान का विधि पूर्वक विशेष या सामान्य रूप से पूजन करने का नाम है। अर्चन भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति पार्वती जी की मानी जाती है। हाँ, वंदन भक्ति आप ही बताइए, चलिए वंदन भक्ति भी। वंदन भक्ति, जी मैम, जो वैदिक मंत्र है उनका उच्चारण ये जो है वंदन भक्ति कहलाता हाँ, है। जो हमारे मंत्र होते हैं ना उनके जी उच्चारण के द्वारा पूजा पाठ करना, भक्ति करना, वो वंदन भक्ति के अंतर्गत आता है ना। भगवान की स्तुति करना उन मंत्रों के द्वारा, ठीक है। फिर है दास्य भक्ति, भगवान का दास बनकर रहना, दास बनकर भक्ति करना, है ना। दास जी बनकर भक्ति करना, इनके तो उदाहरण भी इतने अच्छे लिखे हुए हैं, जी जी उदाहरण से हनुमान जी सारे की क्लियर हो उदाहरण। रहे हैं, है ना। जी चलिए मैम, साख्य हनुमान जी की भाव, उदाहरण। साख्य भाव यानी कि सखा के रूप में आप रहकर भक्ति करें तो साख्य भाव या साख्य भक्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, आत्म निवेदन भक्ति, भगवान को अपना समस्त सौंप देना, भगवान को अपने चरण, भगवान के चरणों में छोड़ देना, है ना। ठीक है, ये हो जाता है, यानी कि हमने अपने आप को समर्पण कर दिया है। तो इस तरह की भक्ति इस कहलाती है हमारी आत्म निवेदन भक्ति। चलिए ज्ञान योग, ज्ञान योग आपका क्लियर है? कुछ बताना है ज्ञान योग में? अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए, सभी आपका जितना ये कल तक कंप्लीट हुआ है आप सभी को क्लियर है? एक बार यस बोल दीजिए, बस यस और नो जो भी है। यस मैम, बट कर्म योग में थोड़ा
मतलब कंफ्यूजन, थोड़ा स्पीड हो गया था, जबकि थोड़ा मेरा अच्छा, बाउंस हो चलिए गया था। कोई बात नहीं, मतलब आपका यहाँ तक सब क्लियर है। कर्म योग को मैं दोबारा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आज, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। ठीक है? एक बार सब बताइए, आगे बढ़े, कर्म योग को दोबारा एक्सप्लेन करके फिर आगे चले। यस मैम। चलिए, है ना, ऐसा ना हो कि फिर हम रह जाए कुछ, ठीक है? फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग नोट करके लेके आए, या फिर क्लास के लास्ट में जब क्लास एंड होती है तब आप मुझे, जो भी आपको क्लियर नहीं हुआ है आप मुझे नोट डाउन कराएंगे। कुछ आपको डेफिनेशंस चाहिए और अलग से, या फिर कोई स्टेप आपका क्लियर नहीं है, आप दोबारा समझना चाहते हैं, स्टेप के भी अंदर स्टेप है, आप उसको समझना चाहते हैं, जो भी है आप मुझे नोट डाउन कराएंगे। आप क्लास में नोट डाउन करते जाएं और फिर मुझे बताएं कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसी को डिस्कस करूं, ठीक है? चलिए, अब प्रतिमा जी बोल रहे हैं कि कर्मयोग थोड़ा कल फास्ट हो गया था, मैं अच्छे से कर्म योग को क्लियर करा देती हूँ, है ना? कर्म योग का मतलब होता है कर्म करते हुए भी हम योगी रह सकते हैं, है ना? जैसे ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ त्याग कर ही योग कर सकते हैं, हम काम करते हुए भी, जैसे आप हैं, हम तब भी योग कर सकते हैं, है ना? कर्म करते हुए भी योगी बने रहना, योग करते रहना, है ना? अर्थात हमारा मार्ग कर्म त्यागने का नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम तभी योग कर सकते हैं जब हम इन सब चीजों को त्याग दे, अपना गृहस्थ जीवन त्याग दे, अपने बच्चों को त्याग दे, है ना? हम इन सब को करते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी, जो हम जीवन जी रहे हैं, ईश्वर ने जैसा दिया है, प्रकृति ने जैसे बनाया है, उनको करते हुए, अपने काम को भी अच्छे से करते हुए भी योगी रहना, योगी बने रहना कर्म योग कहलाता है, ठीक है? अर्थात हमारा जो काम है वो मार्ग है कर्म त्यागने का नहीं, बल्कि कर्म में सजगता लाने का है ना? हम ऐसा बने कि काम करते हुए भी योगी बने और हमारा काम और बेहतर हो पाए, ठीक है? ये कर्म योग है। काम को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर योग करना योग नहीं है, ठीक है? उनके जो हमें काम मिले हैं, उनको काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करना कर्म योग है, ठीक है? अर्थात कर्म करते हुए ही मन योग में स्थिर रहे, अहंकार ना आए, है ना? क्या है? कर्म योग है। आप कहीं लिख भी सकते हैं, कर्म करते हुए भी मन योग में स्थिर रहे, अहंकार ना आए, है ना? हम काम करने लगे और फिर हम योग भी करने लगे, या फिर हम कुछ भी छोटा काम करें और अपने अंदर अहंकार पैदा करने लगे, अहंकार की भावना हमारे अंदर विकसित होने लगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं समझती हूँ, योग हमारे अहंकार को भी धीरे धीरे समाप्त करता है, हमें एक सरल इंसान बनाता है, सरल व्यक्ति बनाता है, हमें सरलता से जीवन जीने का तरीका सिखाता है, ठीक है? कर्म करते समय चित्त की वृत्तियों शांत रहे, हमारा मन स्थिर रहे, जो काम हम कर रहे हैं उसको स्थिरता से करें। ये नहीं है कि हम किचन में हैं, या फिर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ, या फिर आप अभी मुझे सुन रहे हैं और आपका ध्यान इधर उधर है। तो योग हमें ये सब सिखाता है ना? शुरू में हमने देखा जैसे कि हमें संयम सिखाता है, संयम से रहना सिखाता है। तो योग कर्म करते हुए चित्त की वृत्तियों को शांत रखना, अहंकार और आसक्ति का त्याग करना, सब क्या है? ये सब क्या है? कर्म योग है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कर्म करते समय चित्त की वृत्तियां शांत रहे, अहंकार और आसक्ति का त्याग हो, तब वही कर्म योग है, ठीक है? क्लियर हुआ कर्म योग? आगे चले? यस मैम। यस मैम। मैम लिख रही चलिए, हूँ, थोड़ा सा लिख लो। हाँ हाँ, लिख लीजिए, मुझे बताइए आप, मैं दोनों चीज पॉइंट्स आपको लिखवा लेती हूँ, आप नोट डाउन करें।
जी मैम, एक बार फिर से हाँ। रिपीट कर दीजिए। हाँ, कर्म करते समय चित्त की वृत्तियां शांत रहे। अहंकार का त्याग हो। तब वही कर्म योग है। जी मैम, अहंकार के है ना? हाँ, कर्म करते समय चित्त की वृत्तियां शांत रहे, अहंकार का त्याग हो, वही कर्म योग है। जी मैम। अर्थात आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कर्म करते हुए मन योग में स्थिर रहे, अहंकार न आए, ये ही कर्म योग है। मैम एक बार फिर से रिपीट करेंगे मैम जी? हाँ एक बार। हाँ, ठीक है, लिखिए। कर्म करते समय चित्त की वृत्तियां शांत रहे, अहंकार के अहंकार त्याग हो, का त्याग हो, तब वही कर्म योग है। वही कर्मयोग है। वही एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कर्म करते हुए भी मन योग में स्थिर रहे। कर्म करते हुए यानी कि कार्य काम करते हुए भी मन योग में स्थिर रहे, अहंकार न आए। कर्म करते हुए भी मन योग में स्थिर रहे, अहंकार न आए। है ना? देखो, जैसे यहाँ भी लिखी गई है, कुछ धारणाएं लिखी हुई है मुख्य बिंदु, जैसे कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। है ना? हम आए हैं, हमें ये जीवन मिला है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से और वृद्धावस्था तक हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं। है ना? कर्म सृष्टि का मूल है, इसीलिए कहा गया है कि इसको त्यागना नहीं है, इसको करते हुए योग करना है। कर्म योग में कहा गया है, कर्म को त्यागना नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं कि हम तो योग कर रहे हैं। कर्म की गति बहुत गहरी है, इसे कोई पहचान नहीं सकता। कर्म के बिना कोई स्वतंत्र लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। समाज की रक्षा के लिए अर्थात लोक संग्रह के लिए कर्म आवश्यक है। यदि कोई कर्म न करे तो समाज श्रेष्ठ रहेगा, न कोई व्यक्ति। है ना? समाज बना है तो काम भी बने हैं, तो इन सबको करते हुए ही हमें योग करना चाहिए, यही हमें कर्म योग सिखाता है। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी शास्त्रों में वर्णित कर्मों को करना, योग में आगे बढ़ने के लिए यही कर्म किए जाते हैं। अकर्म, इसमें हर तरह के कर्म आते हैं। है ना? और विकर्म, इसे पाप कर्म कहा जाता है। चलिए, अब हम चलते हैं अपना तंत्र योग पर। कर्म योग हुआ, नेक्स्ट है हमारा तंत्र योग, पेज नंबर 17, तंत्र योग। चलिए, तंत्र योग की परिभाषा। तंत्र योग एक प्राचीन आध्यात्मिक
एक मिनट है ना। हाँ, तंत्र योग एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रणाली है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों को विकसित करने के लिए ऊर्जा, शक्ति और चेतना पर आधारित है। इसमें मंत्र, मुद्रा, यंत्र, ध्यान, प्राणायाम और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। आप यानी कि तंत्र शब्द के संस्कृत के मूल यानी कि तन धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तार करना, फैलाना, बुनना, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, तन यानी कि विस्तार, त्र मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता। अर्थात तंत्र योग वह साधना है जिसमें शरीर, मन, ऊर्जा और चेतना सभी का समन्वय कर दिव्यता का अनुभव किया जाता है। आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तंत्र योग वह साधना है तंत्र योग वह साधना है जिसमें शरीर, तंत्र योग वह साधना है जिसमें शरीर, कोमा मन, कोमा ऊर्जा और चेतना सभी का समन्वय कर दिव्यता का अनुभव किया जाता है। शरीर, मन, ऊर्जा और क्या बोले मैं? चेतना। सभी का समन्वय कर दिव्यता का अनुभव किया जाता है। है ना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, जैसे राजयोग मन को शांत करने का मार्ग है, ऐसे ही तंत्र योग शरीर और ऊर्जा के माध्यम से चेतना का विस्तार करता है। एक बार फिर से बताएंगे मैम, अभी नीचे का। हाँ, जैसे राजयोग मन को शांत करने का मार्ग है, जैसे राजयोग मन को शांत करने का मार्ग है, वैसे ही तंत्र योग शरीर और ऊर्जा के माध्यम से चेतना का विस्तार करता है। है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, तंत्र योग व्यक्ति की आंतरिक चेतना को जागृत करता है और कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करता है। अर्थात तंत्र योग क्या कहता है, शरीर ही मंदिर है और चेतना उसमें विराजमान देवता है।
क्या महत्व है तंत्र योग का? आध्यात्मिक जागरण, समग्र विकास, ऊर्जा का उपयोग, मुक्ति का मार्ग, स्वस्थ जीवन शैली। अर्थात तंत्र साधना से व्यक्ति शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। यह मानसिक और शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जो तंत्र योग होता है शरीर में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करता है। आवश्यकता, क्यों आवश्यकता होती है ना? आधुनिक जीवन की चुनौतियां, मानसिक तनाव, भौतिकता की अधिकता और आंतरिक शक्ति की कमी से निपटने के लिए, मानसिक और भावात्मक स्थिरता पाने के लिए हमें तंत्र योग की आवश्यकता होती है, यानी कि मन को नियंत्रण करने के लिए। स्वास्थ्य और कल्याण, जैसे ऊपर भी बताया गया है कि अपने स्वास्थ्य के लिए तंत्र की विभिन्न साधनाएं क्या करती है? शरीर और मन को संतुलित करके स्वस्थ जीवन प्रदान करती है, हमें एक हेल्दी जीवन, हेल्दी लाइफ देती है। चेतना का विस्तार, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ है तंत्र योग के प्रकार, है ना? तंत्र योग को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिण मार्ग श्वेत तंत्र, वाम मार्ग कृष्ण तंत्र, मध्य मार्ग सम्यक तंत्र। दक्षिण मार्ग क्या है ये? यह शुद्ध और सात्विक साधनाओं पर आधारित होता है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, मंत्र, जप और आध्यात्मिक अध्ययन सम्मिलित होते हैं, है ना? वाम, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा वाम मार्ग कृष्ण तंत्र। यह एक गूढ़ मार्ग है, इसमें शक्ति जागरण और तंत्र अनुष्ठानों का प्रयोग होता है। इसमें पंचमकार, मांस, मद, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है। आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, तंत्र योग वह साधना है जो प्राण शक्ति को नियंत्रित कर अंततः चित्त वृत्तियों को शांत करता है। तंत्र योग वह साधना है जो, मैम आगे बोला, जो प्राण शक्ति को नियंत्रित कर अंततः चित्त वृत्तियों को शांत करता है। चलिए, अभी हम थे यहाँ पर वाम दक्षिण मार्ग श्वेत तंत्र, वाम मार्ग कृष्ण तंत्र। आप, मैं कुछ पॉइंट्स नोट करा रही हूँ। आप एक साइड लिखेंगे दक्षिण मार्ग, दूसरी साइड लिखेंगे वाम मार्ग, यानी कि दक्षिण मार्ग राइट हैंड पाथ, वाम मार्ग लेफ्ट हैंड पाथ। है ना? जैसे दक्षिण मार्ग श्वेत तंत्र, यानी कि यह शुद्ध और सात्विक साधनाओं पर आधारित है। ये जो पॉइंट्स लिखवाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, क्या भेद है। ठीक है? हाँ, दक्षिण मार्ग कैसी प्रकृति होती है? दक्षिण मार्ग की सात्विक, और वाम मार्ग की तामसिक और रासिक। प्रकृति लिखेंगे, पॉइंट 1 प्रकृति, दक्षिण मार्ग सात्विक, वाम मार्ग तामसिक। ये जो लिखा है ना वाम मार्ग में पंचमकार, मांस, मद, ये तामसिक उसमें आते हैं, हमारी कैटेगरी में आते हैं। क्या साधन क्या है इनको प्राप्त करने का?
जप, ध्यान, प्राण, साधना और पूजा, है ना। जैसे लिखा है इसमें ध्यान, प्राणायाम, मंत्र और आध्यात्मिक अध्ययन सम्मिलित है, यानी कि जप, ध्यान, प्राण, साधना, पूजा। वाम मार्ग में लिखेंगे साधन के सामने ही प्रतीकात्मक क्रियाएं पंच मकार, जैसे मांस, मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। ठीक है, उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य क्या है? दक्षिण मार्ग के नीचे लिखे आप पॉइंट, शक्ति को भीतर जागृत करना। वाम मार्ग में लिखेंगे शक्ति के माध्यम से सीमा भंग करना। ठीक है, दक्षिण मार्ग का क्या उद्देश्य होता है? शक्ति को साधना ही नहीं बल्कि उसका पूजन करना, है ना। यह मार्ग हमें आध्यात्मिक उन्नति, ऊर्जा शुद्धि और चित्त की स्थिरता की दिशा में ले जाता है, जो हमारा दक्षिण मार्ग का उद्देश्य होता है। दक्षिण मार्ग की मुख्य साधनाएं क्या होती है? मंत्र, जप, ध्यान, ये सब है। जैसे अभी मैं इसमें लिखा भी है, कुंडली साधना, शक्ति उपासना, ध्यान, ध्यान मुद्रा, यज्ञ करना, पूजन करना, तपस्या करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है, दक्षिण मार्ग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब एक आप नोट करें, जैसे अभी मैंने आपको हठ योग लिखवाया था, हठ योग और राजयोग कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ऐसे ही राजयोग और तंत्र योग कैसे एक दूसरे से भिन्न है। एक तरफ आप डालें हेडिंग राजयोग और दूसरी तरफ डालेंगे तंत्र योग। फिर आप जब इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, सब ये राजयोग भी क्लियर हो जाएगा, तंत्र योग भी और हठ योग भी। कुछ बिंदु है आप लिख लीजिए। हाँ, लिखे राजयोग एंड और साइड में लिखे तंत्र योग। राजयोग के नीचे लिखेंगे उद्देश्य के अंतर्गत आएगा आपका, राजयोग का क्या उद्देश्य है? चित्त वृत्तियों का निरोध। और तंत्र योग के नीचे लिखे ऊर्जा का जागरण। ऊर्जा का मैम क्या? जागरण। नेक्स्ट है साधन। साधन में पॉइंट, साधन पॉइंट्स में आप लिखेंगे राजयोग में अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या आता है हमारा? यम, नियम। और तंत्र योग में लिखेंगे आप, तंत्र योग के नीचे मंत्र, यंत्र, ध्यान, प्राण और साधना। तंत्र योग के नीचे क्या लिखेंगे मैम? मंत्र, यंत्र, ध्यान, प्राण, साधना।
साधन इनके बताए गए हैं। मतलब राजयोग में किस साधन की आवश्यकता होती है? अष्टांग योग की। और तंत्र योग में हम किस साधन की आवश्यकता होती है? मंत्र, यंत्र, ध्यान और प्राण। ठीक है, नेक्स्ट है मार्ग, यानी कि वे। क्या रास्ता है, मतलब क्या मार्ग है, क्यों हम इस पे चल रहे हैं। राजयोग में होता है हमारा नियंत्रण अपने ऊपर और संयम, है ना। और तंत्र योग से क्या होता है? हमें स्वीकृति आती है, हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृति और रूपांतरण। तंत्र योग में क्या लिखना है मैम? स्वीकारो और रूपांतरित करो, स्वीकारो और रूपांतरित करो। चले आगे। हाँ ठीक है, यानी कि तंत्र योग क्या करता है? तंत्र योग शरीर, प्राण, मन और आत्मा, इन सब को एक साथ साधने की प्रक्रिया है। तंत्र योग हमें सिखाता है ऊर्जा ही चेतना का द्वार है। चलिए, है ना, जैसे यहाँ पे तंत्र योग में आवश्यकता में लिखा है ना, स्वास्थ्य और कल्याण, यानी कि तंत्र की विभिन्न साधनाएं शरीर और मन को संतुलित करके स्वस्थ जीवन प्रदान करती है, हमें चेतना का विस्तार करती है, आध्यात्मिक भी और आत्मबोध भी। चलिए, नेक्स्ट है आसन। आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया। चलिए आसन देखते हैं, ठीक है। आसन यानी कि बैठने की अवस्था, है ना। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है, जिसके दो अर्थ है, पहला बैठने का स्थान और दूसरा शारीरिक अवस्था, यानी कि हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठ रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि जब भी हम बैठे तो अपने स्पाइन को, रीढ़ को सीधा करके बैठना चाहिए, यानी कि शारीरिक अवस्था, हमारी फिजिकल पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये भी क्या है? आसन से ही संबंधित है। बैठने का स्थान और शारीरिक अवस्था, जहां बैठे हैं वो भी आसन है, जिस पोस्चर में बैठे हैं। बैठने का स्थान का अर्थ है जिस पर बैठते हैं, ठीक है। ये कल मैंने थोड़ा सा बताया था, जैसे कुश की चटाई, दरी, आसन। आसन के दूसरे अर्थ, बॉडी पोजीशन से तात्पर्य है शरीर, मन और आत्मा की सुखद अवस्था, या शरीर, मन और आत्मा एक साथ स्थिर हो जाती है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है वही स्थिति आसन कहलाती है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, जैसे कि मेरे शब्द, मैं अपना बताऊं, मेरे शब्दों में आसन वो भी है, हम पोस्चर में बैठे हैं लेकिन कैसे बैठे हैं, ठीक है। मैं अभी बैठी हूँ, आप बैठे हैं, और आप अपने फेस को लटका के बैठ जाएं ऐसे, है ना, तो सामने के वाले के ऊपर कैसा इफेक्ट जाएगा, यानी कि
पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए और हमारे भाव भी अच्छे होने चाहिए, है ना। ऐसे बुरे भाव से नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ आसन को सिर्फ बैठने से ही मतलब नहीं है, पोस्चर और आप कैसे बैठ रहे हैं ये सब डिपेंड करता है। ये सब आसन आसन ही है। अच्छे पोस्चर, सही पोस्चर में बैठना, सही जगह पर बैठना क्या है, आसन है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है स्थिर सुख मासनम, अर्थात वह स्थिति जिसमें शरीर स्थिर और सुखद रहे वही आसन है। ठीक है। स्थिर सुख मासनम, स्थिरता और सुख पूर्वक बैठना, अर्थात जिस स्थिति में शरीर स्थिर और सुखद रहे वही क्या है, वही आसन है। सुखनेव भवेत यस्मिन जत्र ब्रह्मचितनम, जिस स्थिति में बैठकर सुख पूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे ही आसन लिखा है शायद, है ना। आसन नहीं है, आसन। उसे ही आसन समझना चाहिए। यानी कि जिस पोस्चर में आप बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, है ना, वो भी क्या है, आसन। अब क्या, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने आसनों को इस प्रकार बताया है। क्या क्या लिखा है उन्होंने, क्या बताया है, कमर से गले तक का भाग, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देख केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना ही क्या है, आसन है। अष्टांग योग में चरण दास जी ने कहा है 84 लाख आसन जानो, योनिन की बैठक पहचानो। यानी के विभिन्न योनियों के जीव जंतु जिस अवस्था में बैठते हैं उसी स्वरूप को आसन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बैठने का पोस्चर अलग है, इसमें प्रकृति में, नेचर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, तो वो जिस अवस्था में बैठते हैं वो क्या है, वो ही आसन है ना। यानी कि सही पोस्चर में बैठना भी क्या है, आसन है ना। आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यानी कि स्थिर बैठना, टिकना, सब क्या है, आसन। जिससे हमें खुशी मिले, है ना, जिसे बैठ के हमें अच्छा लगे, है ना। कहते हैं ना कि जब प्राणायाम करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हम कहते हैं कि आप उस पोस्चर में बैठे जिसमें आपको अच्छा लगे, है ना। जबरदस्ती नहीं कि आप सुखासन में नहीं बैठ पा रहे हैं और आपको हम बोल दे आप सुखासन में बैठ के प्राणायाम करें। तो फर्स्ट हमारा जो नियम आता है यही आता है कि जिस आसन में बैठ के आपको, जिस पोस्चर में बैठ के आपको खुशी मिले, आप सहज होकर बैठ पाए, उसी पोस्चर में आप बैठे, वही आसन है। उसी में बैठ के आप अपना प्रैक्टिस करें। ध्यानात्मक आसन, आसनों के प्रकार। साधारणतः आसनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुछ आसनों का विभाजन निम्नलिखित है, जैसे शरीर संवर्धनात्मक आसन, शिथिल कारक आसन और ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन में क्या लिखा है, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन। ठीक है। और शरीर संवर्धनात्मक आसन यानी कि शीर्षासन, सर्वांगासन, मकरासन, भुजंग आसन, हलासन, सुप्त वज्रासन। शिथिल कारक आसन शवासन और मकरासन। आसन का मैम एक बार फिर से बता देंगे। आसन, हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप। जी मैम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। ध्यानात्मक आसन में पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन और एक आसन बोले, और फिर उसके बाद अच्छा, नीचे। स्वस्तिक आसन। ठीक है। आसन
आसन का उद्देश्य क्या होता है ना। अभी हमने आसन पढ़ा कि हमारा पोस्चर सही रहे, यही आसन है ना। लेकिन आसन का उद्देश्य क्यों है, क्या है, क्यों हमारा शरीर, हमारा पोस्चर सही रहे। शरीर को, हमारा जो आसन होते हैं क्या करते हैं, शरीर का को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, यदि हम अच्छे से बैठते हैं, अपनी रीढ़ को सीधा रख के बैठते हैं, या फिर अपने आसन को, जो भी आसन हम करते हैं उनको अच्छे से पोस्चर में सही तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसे उनको करने का नियम है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे स्वास्थ्य मजबूत होता है, हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और हम हेल्दी बनते हैं। और आसन से और क्या होता है, आसन से हमारा मन एकाग्र होता है। अब देखिए, अब आप स्थिर होके बैठ रहे हैं, अब आप बिना स्थिर, आप अपना मन कहीं भी ले जाए, बैठ जाए तो आप एकदम से झुक जाएंगे, लेकिन आपका मन एकाग्र हो जाएगा यदि आप सीधे बैठ जाएंगे। आपका ध्यान अपने पोस्चर पे आएगा, यानी कि आसन हमारे मन की एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं, है ना। हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करते हैं, ध्यान के लिए हमारा शरीर तैयार करते हैं। आसन के इतने फायदे होते हैं। सिर्फ एक बैठने के कुशा से ही यहाँ पे मतलब आसन का नहीं है, हमारे शरीर के सही पोस्चर में रहना, हमें अपने शरीर को सही पोस्चर में रखना भी क्या है, आसन, है ना। चलिए, अब यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है आपके सिलेबस में पद्मासन, है ना। नामकरण, इस आसन में बैठने और शरीर कमल के समान दिखता है। जब आप इस शरीर में बैठते हैं, पोस्चर में बैठते हैं पद्मासन में, तो आपका कैसे दिखता है, कमल के समान आप दिखाई देते हैं। इसलिए इस आसन को पद्मासन कहा जाता है। साधना के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। जो लोग साधना करते हैं वो लोग पद्मासन में बैठते हैं। आपके इसमें डायग्राम भी शो हो रखा है कि कैसे पद्मासन में बैठना चाहिए, क्या विधि होती है। पद्मासन कमल के समान क्यों कहा गया कि कमल के समान दिखता है, क्यों पद्मासन इसका नाम रखा गया है, क्योंकि पद मतलब कमल, पद का अर्थ होता है कमल। आसन बैठने की स्थिर मुद्रा, जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आप कमल के समान दिखाई देते हैं, जैसे कमल का फूल होता है नीचे से फैला रहता है ना, और जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आप फैल जाते हैं, यानी कि यही से इसका नाम भी लिया गया है। पद मतलब होता है कमल, इसीलिए आप जब पद्मासन में बैठते हैं तो आप कमल के समान दिखाई देता है आपका पोस्चर, आपका शरीर। पद्मासन का अर्थ हुआ कमल के समान स्थिर, सुंदर और शुद्ध आसन। हाँ, आप पॉइंट नोट कर सकते हैं अगर आपको करना है। कमल के समान स्थिर, सुंदर और शुद्ध आसन, क्या अर्थ हुआ पद्मासन का, कमल के समान स्थिर, सुंदर और शुद्ध आसन। और पद्म मतलब कमल, लोटस। है ना, जो साधक होते हैं ऐसा कहा जाता है कि जैसे कमल का यहाँ पे जिक्र आया है, तो थोड़ा सा इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है ना, ऐसे ही जो साधक होते हैं ना, संसार में के भीतर रहते हुए भी शुद्ध और स्थिर बने रहते हैं, है ना। अब कैसे बैठना चाहिए, क्या विधि होती है, किस तरह से हम बैठ सकते हैं पद्मासन में। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पैरों को सामने फैलाते हैं, आप सीधे बैठ जाएं, ठीक है, और अपनी लेग्स को सामने की तरफ खोल लें, दोनों लेग्स को सामने रखें, और उसके बाद एक पैर को ऊपर उठाएं, ठीक है, ऊपर उठाकर अपनी जंघा पर रखें,
और फिर दूसरा पैर उठाएं और उसको भी अपनी रिवर्स यानी कि अपोजिट जंघा पर रखें। और हमारे जो पैर के तलवे हैं वो ऊर्ध्वमुखी यानी कि उनका जो मुख है वो आसमान की तरफ ऊपर की तरफ होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारी कौन सी स्थिति बनती है? पद्मासन की स्थिति बनती है। हमें पद्मासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। छोटे छोटे अभ्यास है, ये जो आसन है ना, यही इतने महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग तो आजकल अच्छे से सुखासन में भी नहीं बैठ पाते, पद्मासन में तो क्या ही बैठेंगे। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आसन का हमारे जीवन में। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी रहे तथा एड़ी के अग्रभाग के निचले हिस्से को स्पर्श करें। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। अंतिम अवस्था में दोनों घुटने जमीन के संपर्क में रहते हैं। सिर और पीठ को बिना जोड़ लगाए सीधा रखना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है अपने हेड पर, अपनी बैक पर, स्पाइन पर कोई प्रेशर नहीं डालना है। सीधे रखने का प्रयास करें, आंखों को बंद करें, इसे ही पद्मासन कहते हैं। आप लगाकर देख सकते हैं अगर कोई चाहता है तो, है ना। लाभ क्या होते हैं पद्मासन के? आप बैठे हैं मुझे लगता है, जी मैम। सरोज बैठी हुई है पद्मासन में। चलिए, क्या विशेषता होती है पद्मासन की? यह आसन ध्यान और प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जो पद्मासन होता है आसन, ध्यान और प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। शरीर को स्थिरता देता है, हमारी स्पाइन को, रीढ़ को सीधा रखता है और हमारे मन को शांत रखता है। ऐसा वो कहते हैं योग में ना कि जिसकी स्पाइन जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल और लचीली होती है ना, वो उतना बूढ़ा लंबी आयु तक जीता है, मतलब बहुत दीर्घ आयु तक रहता है जिसकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होती है। तो ये हमारी स्पाइन को भी क्या करता है, एक तरह से सीधा रखता है उसको, और हमारे मन को भी शांत करता है। और जब हम इस स्थिति में बैठ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने श्वास की जो गति है वो गहरी, लंबी और शांत श्वासों का प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, लाभ, शारीरिक तथा मानसिक स्थिरता व शांति प्रदान करने में सहायक होता है। और यह मात्र एक विचारधारा नहीं, शरीर विज्ञान के अनुसार भी सत्य है। यह प्राणवायु की आवश्यकता को कम करता है। इसका प्रभाव ब्रेन यानी कि मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पड़ता है, जिससे ये सुचारू रूप से कार्य करती है। हमारा जो मस्तिष्क है और जो ग्लैंड्स होती है हमारी, जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे नष्ट करता है, पेशीय तनाव को कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप होता है हमारा घट जाता है। शारीरिक स्थिरता से मन में भी क्या होता है, स्थिरता आती है। हमारी जो मन चंचल इधर उधर घूमता है उसको भी स्थिर करता है पद्मासन। यह प्राण के प्रवाह को मूलाधार से सहस्रार की ओर बढ़ाकर ध्यान की अनुभूति कराता है। मूलाधार चक्र है ना, सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है और सबसे ऊपर हमारा सहस्रार चक्र होता है। तो ये क्या करता है, प्राण के प्रवाह को ऊपर की ओर बढ़ाकर ध्यान की अनुभूति कराता है पद्मासन। इनमें से मन को अंतर्मुखी बनाने में सहायता मिलती है। अत्यधिक ठंड में इसे लगाने से, यानी कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है सर्दी के समय में, अगर हम पद्मासन में बैठ जाए तो ये हमारे शरीर में गर्मी का संचार होने लगता है। गर्मी का संचार क्यों होता है? और ध्यान के अभ्यास हेतु अत्यंत श्रेष्ठ है। बहुत अत्यधिक ठंड में भी ये महत्वपूर्ण होता है यदि आप पद्मासन में बैठ जाते हैं। लाभ, आप लाभ लिखना चाहते हैं? पॉइंट्स में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, वैसे तो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे आप पॉइंट्स में अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, अच्छा रहता है। जैसे एक हेडिंग डाल लें पद्मासन के लाभ, एक साइड लिखे मानसिक, हेडिंग डाले मानसिक, फिर मानसिक के सामने लाभ, कैसे मानसिक शांति देता है मतलब मन, फिर शारीरिक को कैसे, मतलब कैसे कैसे हमारे मानसिक, शारीरिक, प्राणिक, आध्यात्मिक और अन्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये तो पॉइंट
पॉइंट्स वाइज लिखा है। अगर आप इस टेबल को लर्न करें और ये टेबल भी उसी का काम करेगा, लेकिन ये आपको क्लियरिटी देगा कि कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है पद्मासन में। आप ऊपर लिखे पद्मासन के लाभ, फिर लिखे क्षेत्र यानी कि एरिया हेडिंग डालें और उसके सामने लिखे लाभ, बेनिफिट्स। ठीक है, एरिया के नीचे लिखे मानसिक, मानसिक के सामने लिखे मन शांत और एकाग्र होता है, ध्यान में गहराई आती है। इससे क्या है ना, ये पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से शरीर के किस किस अंग में कैसे प्रभाव डालता है पद्मासन, है ना। मानसिक लिखे, क्षेत्र एरिया के नीचे, क्षेत्र के नीचे मानसिक डाले हेडिंग, फिर उसके सामने लिखे मन शांत और एकाग्र होता है, ध्यान में गहराई आती है। आगे चले। जी मैम, पहला हाँ, नंबर बोलिए। मैं अच्छा बोल अच्छा, रही थी दोबारा से। हाँ कोई बात नहीं। जैसे मैंने पद्मासन के लाभ लिखवाए, फिर मैंने आपको बोला एक पॉइंट लिखे क्षेत्र और एक के सामने लिखे लाभ। क्षेत्र यानी कि एरिया, कौन से एरिया में क्या इफेक्ट डालता है। एरिया में मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है मानसिक, फिर उसमें मानसिक रूप से कैसे प्रभावित करता है, कैसे लाभ पहुंचाता है। मानसिक के सामने लिखे आप मन शांत और एकाग्र होता है, ध्यान में गहराई आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट शारीरिक, मतलब फिजिकली कैसे बेनिफिट, कैसे लाभदायक होता है पद्मासन। शारीरिक के सामने लिखेंगे रीढ़ सीधी रहती है और जो हमारा रक्त संचार है वो संतुलित होता है। रीढ़ सीधी रहती है और रक्त संचार संतुलित होता है। नेक्स्ट मैडम पॉइंट, और एक बार बोलिए तो। हाँ मैडम शारीरिक, और एक बार। जी शारीरिक मैम। पॉइंट ना। हाँ, रीढ़ सीधी रहती है और रक्त संचार संतुलित होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्राणिक। प्राणिक के अंदर लिखेंगे फिर आप ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। क्या होता है ना, हाँ पहले आप लिखे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इस पॉइंट को, फिर यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्दी में लगाने से गर्मी कैसे हमारे शरीर में आती है ना। आप लिखे प्राणिक और आगे लिखे ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पर, है ना। प्राणिक के सामने आपने लिखा ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जैसे मैंने भी बताया था अभी कि मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर जाती है और नाड़ियों की शुद्धि होती है। ठीक है, इस पॉइंट्स को मैं क्लियर करती हूँ। नाड़ियों की शुद्धि होती है मतलब गर्मी सर्दी में लगाते हैं, जब हम पद्मासन में बैठते हैं ना तो हमारी लेग्स लो हो जाती है पूरी तरह से, उनमें रक्त का प्रवाह कम होने के कारण हमारा जो रक्त का प्रवाह है ना ऊपर के हिस्से में बढ़ जाता है, और जब हमारा ब्लड प्रेशर या रक्त का जो संचार है बढ़ेगा तो हमारे शरीर में क्या होगी, गर्मी पैदा होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि अत्यधिक ठंड में इसे लगाने से गर्मी का संचार होने लगता है, क्योंकि
नीचे लॉक लग जाता है लेग्स में, और जो ब्लड है, जो रक्त का संचार है, वो अपर पोर्शन में होने लगता है, जिससे हमें गर्माहट फील होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एरिया के नीचे, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक रूप से कैसे लाभकारी है? आध्यात्मिक लिखें, फिर लाभ लिखेंगे, आध्यात्मिक रूप से कैसे लाभकारी है। हाँ, ध्यान जप समाधि के लिए सर्वोत्तम आसन। ध्यान जप समाधि के लिए सर्वोत्तम आसन। ठीक है, आध्यात्मिक यानी कि ध्यान जप समाधि के लिए सर्वोत्तम आसन। और नेक्स्ट है मतलब अदर, क्या कौन से लाभकारी है? अदर्स में लिखे, अन्य लिखे, और अन्य के सामने लिखेंगे टांगों, कुल्लों और घुटनों की लचक बढ़ती है। हमारी लेग्स, हिप्स और हमारे नीज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है पद्मासन में बैठने से। अन्य में लिखे आप लाभ, टांगों, कुल्लों और घुटनों की लचक बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, सावधानियां। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए पद्मासन में, किनको नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा है पद्मासन में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। जिन लोगों को घुटनों में दर्द हमेशा रहता है, उन्हें पद्मासन नहीं लगाना चाहिए। या फिर यदि पैर पर्याप्त लचीला न हो, यानी कि आप जबरदस्ती फोल्ड करके ना रखें उसको। साइटिका, सर्कल इन्फेक्ट या घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति भी ना करें, जिनको साइटिका का पेन रहता है। पैरों को लचीला बनाने के लिए इससे पूर्व तितली आसन करें। यानी कि आपको यदि पद्मासन लगाना है और आप नहीं लगा पा रहे हैं, आपको पद्मासन में बैठने की प्रैक्टिस करनी है, आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं और आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप अपनी लेग्स को फ्लेक्सिबल बनाएं। पहले तितली आसन करें, बटरफ्लाई पोज करें, लेग्स को मूव करें, दोनों तरफ खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। जब आपकी लेग्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, तब आप धीरे धीरे पद्मासन लगाने लगेंगे। ठीक है, घुटनों में और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, ये पॉइंट्स इसमें लिखे थे। घुटनों या टखनों में दर्द हो तो जबरदस्ती न करें। अगर पैर मुड़ने में कठिनाई हो तो पहले अर्ध पद्मासन से शुरुआत करें। हमेशा दोनों ओर बारी बारी से पैर बदलें। ठीक है, ये नहीं आप लगाते ही एक पोजीशन में बैठ जाएं, एक बार बैठे फिर थोड़ी देर बाद चेंज करें लेग्स की पोजीशन को। गर्माहट वाले व्यायाम के बाद करें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही लिखा है, लेकिन अगर आप, मैं आपको अलग अलग टाइप्स बताती हूँ, है ना, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि पद्मासन कैसे होता है। अर्ध पद्मासन यानी कि विभिन्न विभिन्न रूप क्या होते हैं पद्मासन के, कैसे हमें कौन सा आसन लगाकर हम पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए नोट भी कर सकते हैं और सिर्फ सुन भी सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। वेरिएशंस यानी कि भिन्न भिन्न रूप क्या होते हैं। अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, बद्ध पद्मासन, 3 तरह के पद्मासन होते हैं। ठीक है, अर्ध पद्मासन में क्या होता है, आपका एक पैर जांघ पर, दूसरा नीचे। जो आप स्टार्टिंग में अभी पद्मासन नहीं लगाते हैं और आप लगाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले तो आप बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन का प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि हाँ, आपको आपके लेग्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आप लगा सकते हैं, तो उसके बाद
सबसे पहला स्टेप आप अर्ध पद्मासन लगाएं, यानी कि एक लेग को फोल्ड करके अपनी जंघा पर रखें स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट फिर अर्ध पद्मासन के बाद हमारा आता है पूर्ण पद्मासन। दोनों पैर जांघों पर, पारंपरिक है ना, ये होता है हमारा पूर्ण पद्मासन। और बद्ध पद्मासन क्या होता है, जब आप अपने पद्मासन में बैठ जाओ और अपने हाथों को पीछे ले जाकर, है ना, जब आप अपने दोनों पैरों को होल्ड कर लेते हैं, ये होता है हमारा, हाँ, पद्मासन में बैठे, हाथों को पीछे लेकर गए और आपने अपने हाथ से पीछे से उनको पकड़ लिया, ये होता है हमारा बद्ध पद्मासन, है ना। मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है कि 3 हमारे रूप बताए गए हैं, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन और बद्ध पद्मासन। अर्ध यानी कि एक जांघ पर रखना, दूसरा सीधा। पूर्ण पद्मासन दोनों को रखना जांघों पर, और तीसरा बद्ध पद्मासन यानी कि अपने हाथों को पीछे ले जाकर अपने पैरों को होल्ड करना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे चले नेक्स्ट। चलो पद्मासन के कुछ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, फिर हम चलते हैं सिद्ध आसन की तरफ। पद्मासन का अर्थ क्या है? कमल की तरह स्थिति बनाना। हाँ, कमल की मुद्रा, वेरी गुड। कमल की मुद्रा यानी कि स्थिर, शांत और सुंदर बैठने की अवस्था। ठीक है, पद्मासन किनके लिए सबसे उपयोगी है? कब हमें पद्मासन मतलब कब उपयोगी होता है हमारे लिए, सबसे ज्यादा उपयोगी? ध्यान पूजन में। हाँ, ध्यान, जप और प्राणायाम करने वालों के लिए वेरी गुड, पद्मासन सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट में शुरुआती साधक कौन मतलब जो स्टार्टिंग है, शुरुआती साधक है, उनको पद्मासन का कौन सा रूप करना चाहिए, कौन सा रूप करें? अर्ध पद्मासन। हाँ, अर्ध पद्मासन लगाए पहले वो। पद्मासन में सबसे जरूरी बात क्या है? किस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे पद्मासन में बैठने के लिए? स्पाइन स्ट्रेट। आपका माइक ऑफ है, आप कुछ बोल रहे हैं सरोज? जी मैम, जबरदस्ती ना करें, मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए बैठें। हाँ, एक जरूरी बात है, हम अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। पद्मासन लगाते समय हमेशा अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपना मन शांत रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब आपको पद्मासन क्लियर हुआ, यहाँ तक का सब क्लियर हुआ हो तो आगे चलें। फिर भी यदि कुछ रह जाता है तो प्लीज आप अपने पॉइंट्स नोट करते जाएं और मुझे लास्ट में एंड होने से पहले क्लास के आप मुझे नोट कराएंगे, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध आसन, नामकरण, यह शक्ति और निपुणता का प्रतीक है, इसलिए इसे सिद्ध आसन कहते हैं, है ना। योग शास्त्रों में इसको सर्वश्रेष्ठ ध्यान आसन बताया गया है। सिद्ध आसन क्या बताया गया? सिद्ध आसन को सर्वश्रेष्ठ ध्यान आसन कहा गया है योग शास्त्रों में, सिद्ध आसन को। और यह आसन आपके मन, प्राण, चेतना को स्थिर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, सिद्ध आसन का अर्थ समझते हैं पहले। जैसे पद्मासन का अर्थ समझा था हमने, पद यानी के कमल के समान, ऐसे ही सिद्ध आसन, सिद्ध मतलब पूर्ण सिद्ध हुआ, प्राप्ति करने वाला, आसन स्थिर बैठने की मुद्रा, यानी के सिद्ध आसन। आप लिख ले इस पॉइंट्स को। सिद्ध आसन वह मुद्रा जिसमें साधक सिद्धि, पूर्णता, स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त करे। सिद्धासन यानी कि वह मुद्रा जिसमें साधक
वह मुद्रा जिसमें साधक सिद्धि, फिर सिद्धि के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे पूर्णता कोमा स्थिरता कोमा एकाग्रता। ब्रैकेट बंद, प्राप्त करें, है ना। वह मुद्रा जिसमें साधक सिद्धि यानी कि पूर्णता, स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त करें। क्योंकि इस आसन में बैठने से प्राणायाम, ध्यान और समाधि सहज हो जाती है। इस आसन में बैठने से प्राणायाम, हाँ, इस आसन में बैठने से प्राणायाम, ध्यान और समाधि सहज हो जाती है। चलिए, इसको करने की विधि क्या है, मेथड कैसे कैसे बैठना चाहिए। इसको करने के लिए सर्वप्रथम पैरों को सामने फैला लेते हैं। इसके बाद राइट लेग को फोल्ड करके, राइट पैर को फोल्ड करके दाहिना एड़ी को यानी कि दाहिने पैर को मोड़कर दाहिनी एड़ी को ठीक गुदा पर रखते हैं। फिर बाएं पैर को मोड़कर बाईं एड़ी को दाहिनी एड़ी के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि टखने एक दूसरे को स्पर्श करें। सुखासन में हम क्या कर रहे थे, सॉरी पद्मासन में हम क्या कर रहे थे, अपनी जंघा पर रखते थे अपने दोनों लेग्स को ना। और इसमें आपको सिद्धासन में क्या करना है, पहले आप अपना दायां पैर फोल्ड करेंगे और उसको गुदा पर स्थित करेंगे। फिर उसके ऊपर अपना बायां पैर लेकर आएंगे और टखने यानी कि जो हमारी लेग्स, टखने तो आप सभी समझते होंगे ना, हाँ, टखने जब आपस में मिल जाएं, स्पर्श हो जाएं, ऐसे स्थिति बनानी है। हाँ, टखने इंग्लिश बताइए। हाँ, टखने जो पैर होता है ना हमारा, एड़ी के साइड में जो एक बाहर की तरफ बोन निकली होती है, हल्की सी उभार होता है दोनों साइड में, है ना, उसको ही टखना बोलते हैं। वो एक दूसरे से टच होने चाहिए हमारे जो टखने हैं। अंत में दाहिने पैर की अंगुलियों को जो नीचे हैं बाईं जांघ और पिंडलियों के बीच से ऊपर खींच लेते हैं तथा बाएं पैर की अंगुलियों को दाहिनी जांघ में पिंडलियों के बीच रख देते हैं। इस स्थिति को ही सिद्ध आसन कहते हैं। और फिर यह अभ्यास आंखें बंद कर पूर्ण किया जाता है। पहले बैठने की स्थिति लें, उसके बाद आंखें बंद करें, है ना, या फिर हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, जैसे बैठ जाएं फिर, है ना। और इसमें भी क्या होती है हमारी, इसमें रीढ़ और हमारा गर्दन, हमारा सिर सीधा रहता है, सीधा करके रखते हैं, अपनी स्पाइन को भी सीधा रखते हैं और अपनी गर्दन को भी सीधा रखते हैं। हेड, हमारा सिर भी सीधा रहता है। आंखें बंद, श्वास सामान्य और मन को ध्यान में केंद्रित करें। ठीक है, लाभ क्या होते हैं इसके, लाभ है हमारे, यह ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। स्पाइनल कोड यानी कि मेरुदंड की स्थिरता को सुदृढ़ बनाता है। ये आप पॉइंट्स है, यह प्रजनन संबंधी हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करता है। आपको पॉइंट्स में लिखवा दूं, जैसे पहले लिखवाए मैंने पद्मासन के, है ना, क्योंकि ये तो आप इसमें से रीड कर ही लोगे, उससे क्या है ना, थोड़ा
जी ये मैम। चीज क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से एरिया में क्या लाभ देता है, क्या बेनिफिट्स देता है। तो आप फिर से लिखें सिद्धासन के लाभ, क्षेत्र यानी कि एरिया, और नेक्स्ट लिखिए थोड़ा गैप बना के लाभ, और सबसे पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे मानसिक। मानसिक के सामने लिखे मन की एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती है, यानी कि हमारा मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब हमारा पैर जो नीचा रहता है, नीचे की साइड रहता है, वह मूलाधार चक्र पर दबाव डालता है, जिससे मूल बंद लग जाता है और मूल बंद के सभी लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे शारीरिक। रीढ़ सीधी रहती है, शरीर संतुलित और स्थिर बनता है। मैम रीढ़ सीधी रहती है, उसके बाद शरीर संतुलित और स्थिर बनता है। चलिए, प्राणी, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर होता है। और एक बार मैडम। प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर होता है। नीचे क्षेत्र के नीचे लिखेंगे आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक रूप से कैसे लाभकारी है। फिर लाभ में लिखेंगे आध्यात्मिक के सामने ध्यान और समाधि की अवस्था में सहायक है। मैम रिपीट करेंगे? अच्छा, आध्यात्मिक, नेक्स्ट लिखे आध्यात्मिक के सामने लाभ के नीचे लिखेंगे ध्यान और समाधि की अवस्था में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अन्य, अदर क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। अन्य के सामने लिखेंगे, क्षेत्र के नीचे लिखेंगे अन्य, और लाभ के नीचे लिखेंगे घुटने और कुल्लों की लचक बढ़ती है सिद्ध आसन में बैठने से। चलिए, सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें। ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, कोई भी आसन है वो हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जितने हम कंफर्टेबल हो, आराम से हम कर पाए,
वही हमें अभ्यास करने चाहिए। ठीक है, घुटनों, कुल्लों या टखनों में दर्द हो तो जबरदस्ती न करें। प्रारंभ में कुशन या दरी की सहायता लें, है ना। यदि पूरी मुद्रा कठिन लगे तो अर्ध सिद्धासन करें। भोजन के तुरंत बाद ये आसन न करें। ये सब सावधानियां हमें रखनी चाहिए। और हमारी रीढ़ यानी कि हमारी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जैसे पद्मासन के अलग अलग रूप थे, ऐसे ही सिद्धासन के भी होते हैं। अर्ध सिद्धासन आप नोट कर लीजिए, आप आपके लिए मतलब सही रहेगा। अर्ध सिद्धासन, पूर्ण सिद्धासन और योग मुद्रा सिद्ध आसन। मैम अर्ध सिद्धासन, पूर्ण सिद्धासन हो योग मुद्रा सिद्धासन। ठीक है, अर्ध सिद्धासन में वही, जब आप एक पैर गुदा के पास लेकर आएंगे और दूसरा साधारण रूप से हमारा रहेगा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस, जो बिगनर्स होते हैं ना, जो शुरुआती होते हैं प्रैक्टिस करने वाले बिगनर्स के लिए, हमें चाहे हम पद्मासन में बैठे या सिद्धासन में, पहले हमें अर्ध से शुरू कराना चाहिए, है ना। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, है ना, कि हमें क्या कराना चाहिए, पहले अर्ध से अभ्यास कराना उन्हें। अभ्यास उनको शुरुआत में अर्ध से कराना चाहिए, उसके बाद पूर्ण सिद्धासन जैसे प्रॉपर विधि बताई गई है, दोनों लेग्स को फोल्ड करके। नेक्स्ट है योग मुद्रा सिद्धासन, यानी कि ध्यान के समय झुकने वाली उन्नत मुद्रा क्या कहलाती है, योग मुद्रा सिद्धासन। ठीक है, अब आप मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं हमारे, थोड़ा सा ये 2-3 पॉइंट से थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव। चलिए, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव। यह आसन मूलाधार चक्र को जागृत करता है। प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठने लगती है। साधक को भीतर स्थिरता, एकाग्रता और समाधि का अनुभव होता है। मैम फिर से प्राण ऊर्जा। हाँ, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठने लगती है। साधक को भीतर स्थिरता, एकाग्रता और समाधि का अनुभव होता है।
साधक को भीतर स्थिरता, एकाग्रता, स्थिरता, एकाग्रता और समाधि का अनुभव होता है। मैडम और एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अभी करती हूँ। मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव, मतलब कैसे प्रभाव डालता है हमारे मानसिक और आध्यात्मिक पर। यह आसन मूलाधार चक्र को जागृत करता है। प्राण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठने लगती है। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, साधक को भीतर स्थिरता, एकाग्रता और समाधि का अनुभव होता है। हो गया आपका प्रतिमा जी? जी मैम। चल, नेक्स्ट है हमारा सुखासन। चलिए, सुख आसन नामकरण कैसे नाम दिया गया? यह आसन सबसे सरल है, इसलिए इसे सुखासन कहते हैं। सभी लोग इस आसन में बैठ सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मुक्तासन। तो मुक्तासन भी कहते हैं, है ना? यानी कि सुखासन, जिसे आरामदायक बैठने की मुद्रा भी कहा जाता है। सुखासन को हम क्या कहते हैं? और आरामदायक बैठने की मुद्रा। यह सबसे सरल, स्वाभाविक और ध्यान के लिए उपयुक्त आसन है। इस आसन को आरामदायक बैठने की मुद्रा भी कहा जाता है और यह सबसे सरल, स्वाभाविक और ध्यान के लिए उपयुक्त आसन है। सुखासन में सभी बैठ सकते हैं, मतलब बैठ सकते क्या, बैठ जाते हैं। आप अर्थ लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको पद्मासन का लिखा है, फिर सिद्धासन का लिखाया है। ठीक है। सुख, आनंद यानी कि आराम और सहजता, आसन बैठने की मुद्रा। सुख यानी कि आनंद, आराम, सहजता, और आसन यानी कि बैठने की मुद्रा। इसलिए सुख आसन का अर्थ हुआ, इसलिए सुखासन का अर्थ हुआ वह आसन जिसमें शरीर और मन दोनों को आराम व सुख मिले।
ठीक है। पतंजलि योग सूत्र कहता है स्थिर सुख मासनम। पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा गया है? स्थिर सुख मासनम, अर्थात स्थिर और सुखद आसन ही श्रेष्ठ है ना। स्थिर सुख मासनम, जिसका अर्थ है स्थिर और सुखद आसन ही श्रेष्ठ है। विधि क्या विधि होती है? इसको बैठने का क्या तरीका होता है, कैसे बनाते हैं? सिंपल, सभी को पता होगा। सर्वप्रथम पैरों को सामने फैला लेते हैं, बाएं पैर को मोड़कर दाईं जंघा के नीचे दबाते हैं तथा जितना हो सके शरीर के समीप लाने का प्रयास करते हैं। फिर दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख देते हैं। सिर धड़ एक सीध में रहे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रखते हैं तथा आंख बंद रखते हैं। यही क्या है? सुख आसन है ना। ये इसको बैठने की विधि बताई गई है, आपके नोट्स में भी नोट डाउन है ये। रीढ़ गर्दन सिर को सीधा रखना है। धीरे और गहराई से श्वास लें। इसको जब आप इस अभ्यास में अभ्यास कर रहे हैं, जब सुखासन का सांस लेते समय अनुभव करें शांति, है ना। अपने एक भीतर जाती हुई शांति को महसूस करें और सांस को बाहर छोड़ते समय फील करें सारा स्ट्रेस, सारा तनाव बाहर आ रहा है। किसी भी आसन में जब आप बैठते हैं तो आपको ये चीजें महसूस होनी चाहिए। जब आप श्वास लेते हैं ना, और आप जब श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका सारा तनाव, स्ट्रेस सब बाहर आ रहा है। एक तरह से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है और अपने अंदर एक भीतर शांति को महसूस करें, है ना। सारा तनाव बाहर फील करें कि बाहर छोड़ दिया है। यह साधन ध्यान या प्राणायाम से पहले सर्वोत्तम अभ्यास है। लाभ। सुखासन ध्यान का सरलतम तथा सबसे सुविधाजनक आसन है। यह आसन किसी प्रकार का तनाव या दर्द उत्पन्न किए बिना शारीरिक तथा मानसिक संतुलन प्रदान करता है। जो लोग ध्यान के अन्य कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते, वे इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। सावधानियां, अधिक दबाव एड़ी द्वारा नहीं डालना चाहिए। झटके के साथ पैर को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। और अब आप इनके भी बेनिफिट्स ऐसे लिख सकते हैं। एरिया के नीचे मन, शरीर, श्वास, मानसिक, अन्य, और लाभ के नीचे इनके लाभ लिखे कि मन को कैसे लाभ पहुंचाता है सुखासन। सुखासन को कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है। मन के सामने लिखेंगे लाभ। ध्यान और जप के लिए एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान और जप के लिए एकाग्रता बढ़ती है। शरीर, रीढ़ सी रहती है, मांसपेशियां लचीली बनती है। श्वास, गहरी सांस लेने की आदत विकसित होती है ना। जब हम सुखासन में बैठते हैं
और श्वास लेते हैं तो हमें लंबी गहरी श्वास यानी कि डीप ब्रीदिंग करने की आदत बनती है, हमारी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है। तो श्वास के सामने लिखे गहरी सांस लेने की आदत विकसित होती है। और मानसिक रूप से कैसे लाभकारी होता है, मानसिक लिखे और उसके सामने लिखेंगे तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे, अन्य में लिखेंगे टांगों, कुल्लों और पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनाता है, मजबूत होती है। चलिए, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। अगर घुटनों या कुल्लों में दर्द हो तो कुशन या तौलिया का सहारा लें सुखासन में बैठते समय। और लंबे समय तक बैठने पर पैर सुन्न हो तो आसन बदले, यानी कि अपनी लेग को चेंज करके आसन चेंज करें। जब तक लचीलापन न आए जबरदस्ती न करें और भोजन के तुरंत बाद न करें। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए क्या है, जो शुरुआती साधक हैं, अभ्यास के पहले हल्के खिंचाव यानी कि स्ट्रेचिंग करें। पैरों के नीचे छोटा तकिया रख सकते हैं सुखासन में बैठने से पूर्व, ताकि प्रेशर कम आए, दबाव कम हो। अगर पद्मासन या सिद्धासन कठिन लगे तो सुखासन ही करें। ठीक है। मानसिक और आध्यात्मिक महत्व क्या होता है, सुखासन स्थिरता और सहजता का प्रतीक है। सुखासन क्या है, सहजता और स्थिरता का प्रतीक होता है। यह हमें सिखाता है ध्यान या योग कठिन प्रयास नहीं बल्कि सहज जागरूकता है। सुखासन भी क्या है, एक आसन है जिससे हमें ये लगता है कि जो आसन है, ध्यान है, वो इतना कठिन नहीं है बल्कि उसको सहज रूप से किया जा सकता है। जहां शरीर सहज हो वहां मन स्थिर होता है, जहां मन स्थिर हो वहां ध्यान सहज हो जाता है ना। सही बात है ना ये, कि जहां शरीर सहज हो, सहजता पूर्वक हम जहां बैठ पाए, वहीं हमारा मन क्या होगा, स्थिर होता है। और जहां मन स्थिर हो जाता है वही ध्यान यानी कि ध्यान का प्रैक्टिस सहज हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सुखासन का क्या अर्थ है। बताएं आप लोग, अभी अभी मैंने बड़ी डिटेल में बताया, सुखासन का क्या अर्थ है। सुखासन शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। सुखासन आराम देता है। हाँ, और आराम देने वाला आसन। ठीक है, यह आसन किन के लिए उपयुक्त है, शुरुआती साधक, बच्चे, वृद्ध या कोई भी जो आराम से ध्यान करना चाहता है। ठीक है, और सुखासन करते समय शरीर की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी होनी चाहिए, किस स्थिति में हमें सुखासन करना चाहिए, बताएं जल्दी। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट। हाँ, रीढ़ सीधी होनी चाहिए हमारी और शरीर ढीला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट क्या है, सुखासन का मानसिक लाभ क्या होता है, लाभ बताए मुझे कोई भी एक। ध्यान और ध्यान जप और में एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ाता है, रीढ़ सीधी हमारा रहती है, मन शांत और मानसिक एकाग्र लचीला होता है। पद्मासन कठिन लगे तो कौन सा आसन करें, सुखासन करना चाहिए। सुखासन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब आप मुझे बताएं, आज आपको जितना भी कराया गया आपको क्लियर हुआ?